आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के विज्ञान का सेट 4 2023 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक बहुविकल्पीय प्रश्न को किया था। इसके बाद खंड ब है वर्णनात्मक प्रश्न, जिसमें पहला उपखंड क है, जिसमें फिजिक्स से क्वेश्चन है। पहला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखिए। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल, दूसरा होता है अवतल। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता, केंद्र तथा मुख्य अक्ष की परिभाषा दीजिए। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। दर्पण के सम्मुख 5 सेमी लंबी वस्तु दर्पण से 30 सेमी दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार एवं प्रकृति बताइए। तो जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। उसके बाद वक्रता केंद्र की परिभाषा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष होता है गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। जो गोलीय दर्पण का ध्रुव होता है और वक्रता केंद्र, उसको जो सीधी रेखा मिलाती है, उसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसके बाद है फिर न्यूमेरिकल है। इसमें लिखा हुआ है जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वस्तु की लंबाई H1 बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी इसको सूचित करते हैं U से। U बराबर हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखते हैं। हमको निकालना है प्रतिबिंब दूरी भी निकालना है और प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब की लंबाई हमको निकालना है H2। तो लिखेंगे दर्पण सूत्र से, क्या सूत्र होता है, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो फोकस 30 है, तो लिखेंगे 1/30 बराबर 1/V प्लस 1/, -30 हो गया, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो इसको ले जाएंगे बाएं साइड तो प्लस हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/30 बराबर 1/V। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30, एक और एक को जोड़ेंगे 2 बराबर 1/V। तो 2 × 2, ये 30 कट गया 15 बार में, तो V बराबर आ गया 15 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि जो दर्पण होता है, दर्पण का आवर्धन M बराबर होता है माइनस का V/U बराबर H2/H1। तो हम माइनस लगाएंगे, V बराबर आया 15 और U कितना है, U भी है -30, तो -30 लिख देंगे बराबर H2 है, निकालना है हमको, और H1 दिया है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो 5 इधर आ जाएगा, तो 5/2 बराबर H2। तो H2 बराबर आ गया 2.5। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बन रहा है और दर्पण के पीछे बन रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, आँख की समंजन क्षमता का अर्थ बताइए। किसी उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए, जबकि वस्तु लेंस से 2F की दूरी पर हो और वस्तु 2F और अनंत के बीच हो। तो आँख की समंजन क्षमता क्या होती है, आँख में लेंस की वह क्षमता जिसके कारण आँख अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, आँख की समंजन क्षमता कहलाती है। इसका मतलब कि अगर कोई दूर की वस्तु को आँख को देखना है तो लेंस पतला हो जाता है और लंबा हो जाता है।
तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, और जब नज़दीक की कोई वस्तु देखनी होती है तो जो लेंस होता है वो सिकुड़ कर छोटा और मोटा हो जाता है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और नज़दीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसी को हम कहते हैं आँख की समंजन क्षमता। इसके बाद इसमें हमको किरण आरेख बनाना है। इसमें लिखा हुआ है अ में 22 का है कि जब वस्तु लेंस से 2f दूरी पर हो। और कौन सा लेंस है ये? उत्तल लेंस है। तो हो गया उत्तल लेंस। इसका प्रकाशीय केंद्र O है। यहाँ हम लिखेंगे f1, यहाँ हो जाएगा 2f1, फिर यहाँ लिखेंगे f2 और यहाँ आगा 2f2। तो जब वस्तु f1 पर रहता है, 2f1 पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? 2f2 बनता है। आकार में वस्तु के बराबर बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और लेंस के दूसरी ओर बनता है। तो यहाँ एक वस्तु है AB, एक प्रकाशीय किरण हम मुख्य अक्ष से समांतर रखेंगे, और यह अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? ऐसे f2 से जाएगा। और दूसरी प्रकाशीय किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाता है, जिसमें किसी भी तरह का विचलन नहीं होता है। तो ऐसे ये चला जाएगा, और इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये हो गया हमारा 2f2। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा बनेगा, और आकार में वस्तु के बराबर बनेगा। उसके बाद फिर अगला दिया हुआ है ब में वस्तु 2f और अनंत के बीच में हो। यह प्रकाशीय केंद्र O, f1, 2f1, और यहाँ हो जाएगा f2, 2f2। तो इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब रहता है 2f1 और अनंत के बीच में वस्तु होगा। तो इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए, ये भी वस्तु हो गया, इसका प्रतिबिंब बनाने के लिए एक किरण आरेख रखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर। तो जब इसमें अपवर्तन होगा तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ जाएगा? f2 से। ठीक है। और दूसरा प्रकाशीय किरण कहाँ से जाएगा? ये जाएगा प्रकाशीय केंद्र से, ऐसे प्रकाशीय केंद्र से जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? f2 और 2f2 के बीच बनेगा। A डैश B डैश कैसा बनेगा? वास्तविक का उल्टा बनेगा, और आकार में वस्तु से छोटा बनेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए। दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा तथा परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो प्रतिरोध होते हैं उनके समांतर संयोजन के दो लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं। प्रतिरोध के समांतर संयोजन के दो लाभ निम्नलिखित है। पहला होता है कि समांतर संयोजन में प्रत्येक उपकरण को पूर्ण वोल्टेज मिलता है। जब समांतर संयोजन में जो बिजली का उपकरण होता है उसको जोड़ते हैं तो जितना वोल्टेज घर में आता है वो पूरा वोल्टेज मिलता है, लेकिन जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो वोल्टेज कम हो जाता है। दूसरा है कि यदि एक वैद्युत उपकरण को चालू किया जाता है तो दूसरा उपकरण प्रभावित नहीं होता है। समांतर संयोजन में होता है कि जब हम किसी एक बिजली के उपकरण को चालू करते हैं, ऑन करते हैं, तो दूसरा जो उपकरण होगा उस पर किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब हम उसको श्रेणी क्रम में रखेंगे तो अगर एक को चालू करेंगे तो दूसरा भी चालू हो जाता है। इसके बाद इसमें न्यूमेरिकल दिया है अगला। इसमें ऐसे चित्र दिया है, 3 प्रतिरोध हैं जो समांतर क्रम में संयोजित है। ऐसे समांतर क्रम में संयोजित है। इसके बीच में है यहाँ अमीटर है, एक बैटरी है जो 8 वोल्ट का है, 8 वोल्ट की बैटरी है, प्लस हो गया इसमें I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें I2 प्रवाहित हो रही है, और इसमें I3 धारा प्रवाहित हो रही है। इसका प्रतिरोध है 8 ओम, इसका है 12 ओम, और इसका है 24 ओम। तो हमको बताना है इसमें
कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। तो मान लेते हैं, माना R1 बराबर 8 ओम, R2 बराबर 12 ओम और R3 बराबर 24 ओम। और विभवांतर कितना है? विभवांतर है V बराबर 8 वोल्ट। तो पहले हम निकालेंगे पहले प्रतिरोध में धारा। पहले प्रतिरोध में धारा, तो सूत्र क्या होता है? I बराबर होता है V बटे R। तो I1 बराबर हो जाएगा V बटे R1। और V कितना है? 8 और R1 भी 8 है, तो 8 बटे 8 काट देंगे, कितना आ गया? 1 एम्पियर। इसके बाद पहले प्रतिरोध में धारा हो गया, पहले प्रतिरोध में धारा। उसके बाद दूसरे प्रतिरोध में धारा। दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 बराबर हो जाएगा V बटे R2। ठीक है, V है V इसमें कितना है? 8 और R2 कितना है? 12। तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 बटे 3 एम्पियर। उसके बाद फिर इसी तरह निकालेंगे तीसरे प्रतिरोध में धारा। तीसरे प्रतिरोध में धारा, तो I3 बराबर हो जाएगा V बटे R3। V है 8 और R3 कितना है? R3 है 24, तो 8 है कम 8, 8 3 के 24, तो 1 बटा 3 एम्पियर। अब जब ये धारा, इसमें तो I धारा प्रवाहित हो रही है और जाके धारा 3 भाग में बढ़ जाती है, फिर से वापस ये धारा I बन जाती है, यानी कि I बराबर क्या हो जाएगा? तब हम लिखेंगे, हमको निकालना है इसमें परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा। तो परिपथ में प्रवाहित संपूर्ण धारा, तब I बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 है 1, I2 है 2 बटे 3 और I3 है 1 बटे 3। तो एक को ऐसे छोड़ देते हैं, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया एक बार में, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2 एम्पियर। यानी कि परिपथ में कुल प्रवाहित धारा है 2 एम्पियर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इसको नहीं करना है, अथवा में भी नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं। उसके बाद 25 में दिया है निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ होगा AgNO3 का होल 2। ठीक है, इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो पहले समीकरण को हमको संतुलित करना है। तो इसमें पहला समीकरण है 25 का क का पहला, लिखा हुआ है H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल एक्वस है, मतलब विलियन है प्लस NOH, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका भी विलियन है। दोनों अभिक्रिया करते हैं तो बनता है Na2SO4, सोडियम सल्फेट का विलियन और प्लस H2O लिक्विड। तो हमको इसको संतुलित करना है। तो पहले हम इसमें चेक करेंगे, यहाँ देख रहे हैं सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 2 है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। 2 से गुणा करने के बाद अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, यहाँ भी 2 हो गया, 2 और 2 4 हाइड्रोजन। इसमें यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये भी हो गया 4 हाइड्रोजन। अब इसके बाद अब इसको हम चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं। इसमें 4 हाइड्रोजन हो गया, इधर भी 2 और 2 4 हाइड्रोजन है। यहाँ ऑक्सीजन है 4 और 2 6 ऑक्सीजन, इसमें भी 4 और 2 6 ऑक्सीजन। इसके बाद 2 सोडियम इसमें भी है, 2 सोडियम इसमें भी है। इसमें 1 सल्फर है और इसमें भी 1 सल्फर है, यानी कि जो अभिक्रिया ये हो गई संतुलित। इसके बाद दूसरा अभिक्रिया दिया हुआ है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस AgNO3 का होल 2, तो बनता है, सॉरी यहाँ NO3 होगा,
यहाँ होगा MgCl2 प्लस AgNO3 इक्वल टू होता है हमारा MgNO3 का होल 2 और प्लस AgCl सिल्वर क्लोराइड। तो यहाँ है ये मैग्नीशियम क्लोराइड, यहाँ है सिल्वर नाइट्रेट, फिर बनता है मैग्नीशियम नाइट्रेट और प्लस सिल्वर क्लोराइड। तुमको बताना ही अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो पहले इसमें यहाँ 2 क्लोरीन है और यहाँ 1 क्लोरीन है, तो हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ 1 मैग्नीशियम, इसमें भी 1 मैग्नीशियम है। जब इसमें 2 से गुणा कर रहे हैं तो इसमें जो सिल्वर ये भी 2 हो जा रहा है, तो इसमें भी 2 से गुणा कर दे रहे हैं। तो इसको चेक करते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं। तो 1 मैग्नीशियम इसमें भी है, 1 मैग्नीशियम इसमें भी हो गया। उसके बाद 2 क्लोरीन इसमें भी है, 2 क्लोरीन इसमें भी है। उसके बाद 2 सिल्वर इसमें भी है, 2 सिल्वर इसमें भी है, और 2 से गुणा कर देते हैं तो 2 नाइट्रेट इसमें भी है और 2 नाइट्रेट इसमें भी होगा। तो ये भी अभिक्रिया संतुलित हो गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख 25 ख में पहला लिखा हुआ है अभिक्रिया ZnH2SO4 और ZnSO4H2 में अभिकारक और उत्पाद बताइए। तो जो यौगिक या तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको कहते हैं अभिकारक, यानी कि ये हो जाएगा Zn, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों अभिकारक हैं। और अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसको कहते हैं उत्पाद। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस ये हो जाएंगे उत्पाद। इसके बाद लिखा हुआ है कि अमोनियम क्लोराइड के ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया तथा बनने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। तो जो अमोनियम क्लोराइड होता है इसका रासायनिक सूत्र होता है NH4Cl। ठीक है, और इसको जब हम गर्म करते हैं तो बनता है अमोनिया NH3 और बनता है HCl। इसका नाम है अमोनिया, और इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके बाद है फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित एको के आप इससे नाम लिखिए। तो इसमें 3 है कार्बन है और इसमें यहाँ डबल O है, मतलब ये कीटोन है। ठीक है, ओन हो जाएगा। तो इसमें इसका जो IPAC नाम होगा ये होगा प्रोपेनॉन 2। ठीक है, प्रोपेनॉन 2 हो गया। और इसमें ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मतलब ये हेक्सा है। और OH है, OH मतलब होता है अल्कोहल, इसका होता है अल होता है। तो ये क्या हो जाएगा तब, हेक्सेनल, इसका नाम होगा हेक्सेनल 2। ठीक है, इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित तत्वों की परमाणु संख्या तथा संयोजकता लिखिए। ऑक्सीजन दिया हुआ है, पोटेशियम दिया हुआ है। तो पहले है ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या होती है, परमाणु संख्या 8 होता है। तो इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितना होगा, 2 और 6। ठीक है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी न किसी से ग्रहण करेगा। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। हम 8 में से 6 घटा देंगे, 2 हो जाएगा। इसके बाद फिर दिया हुआ है दूसरा है पोटेशियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19, और इसका अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो होगा 2 8 8 और 1। तो ये क्या करेगा, अपना अष्टक पूरा करने के लिए अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है। तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 होगी। इसकी संयोजकता हो गई 1। इसके बाद है अगला प्रश्न, सत्ताईस का क।
27 का क है योगात्मक एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताना है क्या है, मिसेल क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो योगात्मक अभिक्रिया किसको कहते हैं, जब एक या एक से अधिक पदार्थ संयोग करके एक पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो इसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया। जैसे है सोडियम और क्लोरीन अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी कि साधारण नमक खाने वाला नमक बनाते हैं। इसके बाद प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के अणु का एक परमाणु या परमाणुओं का समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या परमाणुओं का समूह आ जाता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे ये आयरन है Fe और ये कॉपर सल्फेट है। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो आयरन क्या करता है, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर देता है और सल्फेट आयन से अभिक्रिया कर लेता है, तो बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर अलग हो जाता है। इसके बाद अगला है मिसेल। मिसेल क्या होता है कि साबुन के अणु अपने आप को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेते हैं कि इनका आयनिक सिरा जल के अंदर होता है तथा दूसरा छोर जल के बाहर होता है, और ऐसे अणुओं का एक बड़ा गुच्छा बन जाता है। इसी संरचना को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसके बाद है उदासीनीकरण अभिक्रिया, वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं, उसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि एक अम्ल होता है एक क्षार होता है, जब दोनों अभिक्रिया करेंगे तो साल्ट बनता है, नमक बनता है। जैसे इसमें HCl है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अम्ल है ये क्षार है, दोनों अभिक्रिया करेंगे तो बनेगा लवण सोडियम क्लोराइड और बनता है जल H2O। इसके बाद अथवा में दिया हुआ है, अथवा में है विरंजक चूर्ण के दो उपयोग लिखिए, संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की दो विधियां लिखिए और प्लास्टर पेरिस का उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। पहला है ऑक्सीकारक के रूप में, विरंजक चूर्ण का प्रयोग हम करते हैं ऑक्सीकारक के रूप में। फिर चीनी को सफ़ेद बनाने के लिए भी विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है अगला संक्षारण क्या होता है, इसके निवारण की दो विधियां लिखिए। तो जब कोई धातु नम वायु के संपर्क में आता है तो उसकी सतह का क्षरण होने लगता है, जिसे संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण हो गया लोहे पर जंग लगना। और इसके निवारण की दो विधियां हैं। पहला है कि धातु की सतह पर पेंट लगाकर, जो धातु की ऊपरी सतह होती है उसको हम पेंट लगा देते हैं तो धातु का संक्षारण नहीं होता है। दूसरा है यसद लेपन करके, यसद लेपन मतलब उसके ऊपर जस्ते की पतली परत चढ़ा के। फिर ग में लिखा हुआ है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या होता है, मूर्ति एवं खिलौने बनाने में। दूसरा उपयोग होता है प्लास्टर करने में, शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है उपखंड ग। तो ये क्वेश्चन बायोलॉजी से है। इसके बाद हम अगले वीडियो में अगला सेट को सॉल्व करेंगे।